डिटेक्टिव रवि के सामने जब भी कोई नई फाइल आती थी, वह उसे केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह का पुकार समझता था। आर्यन मल्होत्रा के केस के बाद रवि की ख्याति पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन वह खुद पहले से कहीं ज्यादा शांत और एकांतप्रिय हो गया था। उसने मेमोरी टावर वाले मामले से एक बात सीखी थी, इंसानी दिमाग जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उसकी नैतिकता उतनी ही रसातल में जा रही है। इस नए डिजिटल युग में अपराधियों को पकड़ने के लिए रवि ने अपने पुराने नोटपैड के साथ साथ अब एक नए यंत्र का सहारा लेना शुरू किया था, जिसे उसने नाम दिया था द स्पेक्ट्रम आई। यह एक छोटा सा लेंस था जो वह अपनी बाईं आंख पर पहनता था। यह कोई जादुई शीशा नहीं था, बल्कि एक उन्नत एनालिटिकल टूल था जो वातावरण में मौजूद माइक्रो वाइब्रेशंस और शरीर के तापमान में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को पढ़कर यह बता देता था कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक दबाव में है। मानसून की एक तूफानी रात को रवि अपने दफ्तर में बैठा पुरानी फाइलों को खंगाल रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर विनायक, जो शहर के सबसे बड़े बायोटेक रिसर्च सेंटर के हेड थे। विनायक ने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव रवि की मेज पर रखी और लड़खड़ाती आवाज में कहा, रवि जी, वे आ रहे हैं। वे मेरी यादें नहीं, मेरा भविष्य छीनना चाहते हैं। इससे पहले कि रवि कुछ पूछ पाता, बाहर एक तेज धमाका हुआ और विनायक फर्श पर गिर पड़े। रवि ने स्पेक्ट्रम आई को सक्रिय किया। लेंस में लाल रंग की तरंगें नाचने लगीं। विनायक की धड़कनें असामान्य रूप से तेज थीं, लेकिन कोई बाहरी चोट नहीं थी। ये हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि किसी ने दूर से सोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके उनके नर्वस सिस्टम को जाम कर दिया था। अगले कुछ घंटों में रवि उस पेन ड्राइव की गुत्थी सुलझाने में जुट गया। पेन ड्राइव में कोई डेटा नहीं था, बल्कि एक लोकेशन का मैप था, शून्य घाटी। ये शहर से कोसों दूर एक ऐसा इलाका था जिसका अस्तित्व सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया था। रवि अपनी पुरानी फिएट कार लेकर निकल पड़ा। अंधेरी रात, पहाड़ी रास्ते और लगातार होती बारिश ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। जैसे ही वह शून्य घाटी के करीब पहुंचा, उसके स्पेक्ट्रम आई ने चेतावनी दी। हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ गया था। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो बाहर से खंडहर दिखती थी, लेकिन अंदर से वह दुनिया की सबसे आधुनिक प्रयोगशाला थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही रवि का सामना प्रोजेक्ट कालचक्र से हुआ। ये माइंड सिस्टम का अगला और सबसे भयानक चरण था। आर्यन मल्होत्रा ने केवल यादें सहेजी थीं, लेकिन डॉक्टर विनायक ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिससे इंसान के आने वाले विचारों और निर्णयों को प्रेडिक्ट पूर्वानुमान किया जा सके। यानी अपराध होने से पहले ही अपराधी को पकड़ा जा सके। लेकिन इस तकनीक का दुरुपयोग करने वाला कोई और नहीं, बल्कि पुलिस विभाग का ही एक उच्च अधिकारी, कमिश्नर खन्ना था। खन्ना इस तकनीक के जरिए शहर के हर रईस और ताकतवर इंसान के अगले कदम को नियंत्रित करना चाहता था। रवि जैसे जैसे हवेली की गहराई में गया, उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई केवल गोलियों की नहीं, बल्कि मेंटल मैनिपुलेशन की है। अचानक उसे एक कमरे में अपनी ही दिवंगत मां की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। उसके स्पेक्ट्रम आई ने तुरंत संकेत दिया, भ्रम। खन्ना ने रवि के दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तकनीक पर भरोसा छोड़कर अपनी पुरानी आदत सांसों की लय पर ध्यान दिया। उसने खुद से कहा, जो दिख रहा है वह सच नहीं है, जो महसूस हो रहा है वह हकीकत है। अंधेरे कमरे में खन्ना की आवाज गूंजी, रवि, तुम एक बेहतरीन डिटेक्टिव हो, लेकिन तुम अभी भी भावनाओं के गुलाम हो। इस स्पेक्ट्रम आई को देखो, ये तुम्हें वही दिखाता है जो मैं चाहता हूँ। रवि ने महसूस किया कि उसका एनालिटिकल टूल अब उसके खिलाफ काम कर रहा है। खन्ना ने सिस्टम को हैक कर लिया था। रवि ने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ाया और उस लेंस को अपनी आंख से निकालकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए। अब रवि पूरी तरह से निहत्था था, लेकिन वह पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहा था।
उसने अपनी जेब से वही पुराना नोटपैड निकाला। उसने गौर किया था कि विनायक ने मरते वक्त अपनी शर्ट के बटन एक खास क्रम में बंद किए थे, ऊपर के 2 खुले, नीचे के 3 बंद। यह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि एक बाइनरी कोड था। रवि ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। वह कोड एक सर्वर रूम का रास्ता था। बिना किसी आधुनिक उपकरण के, रवि केवल अपनी तर्क शक्ति के दम पर उस मुख्य कंप्यूटर तक पहुंच गया जहां प्रोजेक्ट कालचक्र का सारा डेटा स्टोर था। वहां खन्ना पहले से मौजूद था, हाथ में गन लिए। सॉरी रवि, तुम्हारी बहादुरी की दास्तां यहीं खत्म होती है। खन्ना ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। खन्ना हैरान रह गया। रवि मुस्कुराया, कमिश्नर साहब, आपने तकनीक पर इतना भरोसा किया कि आप ये भूल गए कि मशीनों को भी धोखा दिया जा सकता है। मैंने अंदर आते ही इस पूरे कमरे के फायर अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर दिया था, जिसने हवा से ऑक्सीजन सोख ली है। बिना ऑक्सीजन के आपका गन पाउडर काम नहीं करेगा। अगले ही पल, रवि ने अपनी पुरानी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए खन्ना को दबोच लिया। जब पुलिस बल वहां पहुंचा, तो रवि चुपचाप अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। उसने पेनड्राइव को नष्ट कर दिया था। वह जानता था कि भविष्य जानने की शक्ति इंसान को ईश्वर नहीं, बल्कि एक शैतान बना देगी। अगली सुबह, रवि फिर से अपने छोटे से दफ्तर में बैठा था। उसके पास अब कोई स्पेक्ट्रम आई नहीं था, कोई हाईटेक टूल नहीं था। उसने अपनी मेज पर एक नई फाइल खोली और अपनी कलम उठाई। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा एनालिटिकल टूल इंसान का अपना विवेक है, जो किसी भी चिप या लेंस से ज्यादा सटीक होता है। भविष्य को जानने की जिद में इंसान अक्सर अपना वर्तमान खो देता है, जबकि असली समाधान वर्तमान की बारीकियों में ही छिपा होता है। कमिश्नर खन्ना की गिरफ्तारी के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा तो था, लेकिन डिटेक्टिव रवि के दिमाग में तूफान थमा नहीं था। उसे पता था कि प्रोजेक्ट कालचक्र का अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तकनीक एक ऐसी आग है, जिसे अगर एक जगह से बुझाया जाए, तो वह दूसरी जगह चिंगारी बनकर सुलगने लगती है। रवि ने अपना दफ्तर बंद किया और कुछ दिनों के लिए शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव, नीलगिरी, जाने का फैसला किया। उसे शांति चाहिए थी, और शायद खुद को ये समझाने का वक्त भी कि क्या वह वाकई इस बदलती दुनिया के लिए तैयार है। नीलगिरी की वादियों में धुंध का बसेरा था। रवि वहां के एक पुराने डाक बंगले में ठहरा। वह रोज सुबह लंबी सैर पर निकलता, अपने साथ केवल एक पुरानी दूरबीन और अपना वही भरोसेमंद नोटपैड रखता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम, जब वह चाय की चुस्कियां ले रहा था, डाकिये ने उसे एक बेनाम खत दिया। खत के अंदर कोई कागज नहीं था, बल्कि एक पारदर्शी कांच की पट्टी थी। जैसे ही रवि ने उसे रोशनी के सामने रखा, उस पर उभरते हुए अक्षर दिखाई देने लगे। वह स्पेक्ट्रम आई की तरह ही एक उन्नत तकनीक थी। संदेश छोटा था, सत्य केवल आंखों से नहीं देखा जाता। आपकी परछाई आपसे झूठ बोल रही है, जेड। रवि समझ गया कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। अगले ही पल, बंगले की बिजली गुल हो गई। रवि ने अपनी जेब से एक छोटी सी लेजर टॉर्च निकाली, जिसे उसने अपनी पिछली जांच के बाद खुद ही मॉडिफाई किया था। ये टॉर्च केवल रोशनी नहीं देती थी, बल्कि हवा में छिपे नैनो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकती थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, कमरे के कोनों में सुनहरी चमक बिखरी। वहां दर्जनों छोटे छोटे यांत्रिक मक्खियां, माइक्रो ड्रोन्स दीवार से चिपकी हुई थीं। वे रवि की हर हरकत, उसकी सांसों की गति और उसके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा का विश्लेषण कर रही थीं। रवि ने मुस्कुराते हुए अपनी कलम निकाली और हवा में एक खास पैटर्न बनाया। उसने आर्यन मल्होत्रा के नोट्स में पढ़ा था कि इन ड्रोन्स को एक फ्रीक्वेंसी जैमर से भ्रमित किया जा सकता है। उसने अपने मोबाइल से एक खास तरंग छोड़ी और देखते ही देखते वे ड्रोन्स जमीन पर गिरकर ढेर हो गए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। बाहर से किसी के पदचाप सुनाई दिए। रवि ने दरवाजा खोला, तो सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो गंभीरता थी, वह किसी मंझे हुए अपराधी जैसी थी। डिटेक्टिव रवि, मेरा नाम जोया है, लड़की ने रोबोटिक आवाज में कहा।
मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ, या शायद ये बताने कि आप पहले ही मारे जा चुके हैं। रवि ने गौर किया कि लड़की के कान के पीछे एक छोटा सा नीली रोशनी वाला इम्प्लांट चमक रहा था। ये माइंड सिस्टम का एक और उन्नत रूप था, सिंक्रोनाइज्ड कॉन्शियसनेस। जोया खुद बात नहीं कर रही थी, कोई और उसके दिमाग के जरिए रवि से संपर्क साध रहा था। रवि ने अपना नया एनालिटिकल टूल सक्रिय किया। यह एक पोर्टेबल सिग्नल ट्रैकर था जो उसने खुद तैयार किया था। उसने जोया की आंखों में झांका और कहा, जोया, या जो भी तुम हो, मुझे डराना बंद करो। अगर तुम्हें मारना होता, तो तुम अब तक मार चुके होते। तुम मेरी मदद चाहते हो, क्योंकि कालचक्र का जो हिस्सा मैंने नष्ट किया था, उसके बिना तुम्हारा सिस्टम अधूरा है। जोया या उसके पीछे बैठा जेड थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने एक मैप हवा में प्रोजेक्ट किया। यह मैप किसी इमारत का नहीं, बल्कि इंसानी डीएनए के एक स्ट्रक्चर का था। आर्यन मल्होत्रा ने केवल यादें स्टोर की थी, खन्ना ने भविष्य प्रेडिक्ट करना चाहा, लेकिन जेड ने कुछ और ही कर दिया है। रवि ने खुद से बुदबुदाया। उसने मैप का विश्लेषण किया और पाया कि शहर के पानी की मुख्य सप्लाई में एक खास तरह का बायो डिजिटल वायरस मिलाया जाने वाला है। ये वायरस लोगों के बीमार नहीं करेगा, बल्कि उनके सोचने की क्षमता को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ देगा। पूरा शहर एक लिविंग सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, जहां हर इंसान एक डेटा पॉइंट होगा। रवि तुरंत शहर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपनी पुरानी टीम के एक भरोसेमंद साथी, साइबर एक्सपर्ट कबीर को फोन किया। कबीर ने बताया कि शहर के मुख्य वाटर प्लांट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन वहां का कंट्रोल सिस्टम जेड के कब्जे में है। रवि जब प्लांट पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि मशीनी हाथ काम कर रहे थे। स्पेक्ट्रम आई के बिना रवि को अपनी सहज बुद्धि इंट्यूशन पर भरोसा करना था। उसने गौर किया कि मशीनों की गति एक संगीत की लय रिदम में थी। वह लय दरअसल एक एन्क्रिप्शन कोड था। रवि ने प्लांट के मुख्य वॉल्व तक पहुंचने के लिए एक जोखिम भरा रास्ता चुना। उसने खुद को पानी के पाइपलाइन के जरिए अंदर भेजने का फैसला किया। ठंडे पानी के बीच संघर्ष करते हुए रवि ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति कम हो रही है, लेकिन उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। उसने अपने नोटपैड के पन्नों को पानी से बचाने के लिए एक वाटरप्रूफ कवर में रखा था। उसने वहां बैठकर पानी के प्रवाह और दबाव का हिसाब लगाया। उसने पाया कि अगर वह एक खास पॉइंट पर दबाव बढ़ा दे, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तभी जेड का चेहरा एक बड़ी स्क्रीन पर उभरा। वह कोई और नहीं, बल्कि आर्यन मल्होत्रा का ही एक डिजिटल अवतार था। आर्यन ने अपनी मौत से पहले अपनी पूरी चेतना को क्लाउड पर अपलोड कर दिया था। रवि, तुम एक पुराने जमाने के योद्धा हो। तुम तलवार से इंटरनेट को नहीं काट सकते, डिजिटल आर्यन ने उपहास किया। रवि ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा लोहे का तार निकाला। शायद मैं इंटरनेट न काट सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे अर्थिंग को जरूर बदल सकता हूं। रवि ने उस तार को मुख्य पावर ग्रिड से जोड़ दिया। बिजली का एक जोरदार झटका लगा और पूरे प्लांट का डिजिटल सिस्टम जल उठा। जेड का चेहरा स्क्रीन पर झिलमिलाया और गायब हो गया। जैसे ही सिस्टम बंद हुआ, पानी की सप्लाई सुरक्षित हो गई। रवि थका हुआ, गीला और जख्मी हालत में बाहर निकला। सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच रही थीं। रवि ने अपनी जेब से वह कांच की पट्टी निकाली और उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया। उसने कबीर से कहा, इंसान को सुधारने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं है, बल्कि उस इंसानियत को जगाने की जरूरत है जो मशीनों की दौड़ में कहीं सो गई है। रवि एक बार फिर भीड़ में खो गया। उसे पता था कि जेड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वह क्लाउड के किसी अंधेरे कोने में फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक रवि भी तैयार होगा, अपनी कलम, अपने नोटपैड और अपनी उस अटूट इच्छाशक्ति के साथ जिसे कोई एल्गोरिदम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। सत्य को मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, पर उसे कभी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वह तकनीक के कोड में नहीं, बल्कि आत्मा के साहस में बसता है। रवि का अगला मिशन अब भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि तारों और डेटा के जाल में बुना हुआ था।
जेड यानी डिजिटल आर्यन अब केवल एक साया नहीं था, वह एक जीवित नेटवर्क बन चुका था। रवि को समझ आ गया था कि जेड को खत्म करने के लिए उसे उसी के साम्राज्य में उतरना होगा, एक ऐसी जगह जिसे डाक सबक कहा जाता था। शहर की एक पुरानी और वीरान लाइब्रेरी के तहखाने में रवि ने अपना नया ठिकाना बनाया। कबीर ने वहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों का एक ढांचा तैयार किया था। रवि को एक न्यूरल डाइव लेनी थी। यह एक जोखिम भरा रास्ता था। अगर वह डार्क सबक के अंदर मारा जाता तो हकीकत में उसका दिमाग हमेशा के लिए ब्रेन डेड हो जाता। तैयार हो रवि? कबीर ने सिर पर इलेक्ट्रोड लगाते हुए पूछा। रवि ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने अपनी बाईं हथेली पर एक छोटा सा निशान बनाया था, एक 0-0। यह उसका एंकर था, जो उसे याद दिलाएगा कि वह एक इंसान है, कोई डिजिटल डेटा नहीं। जैसे ही कबीर ने एंटर बटन दबाया, रवि को लगा जैसे वह किसी अंतहीन गहरी खाई में गिर रहा है। शोर इतना तेज था कि उसके कान फटने लगे, और फिर अचानक सन्नाटा। रवि ने आंखें खोली। वह एक ऐसी जगह पर था जो बिल्कुल मेमोरी टावर जैसी दिखती थी, लेकिन वहां सब कुछ कांच जैसा पारदर्शी था। इमारतें ऊपर से नीचे की ओर लटकी हुई थीं और आसमान की जगह डेटा की नदियां बह रही थीं। ये जेड की बनाई हुई दुनिया थी, एक अंडरग्राउंड डिजिटल शहर। तभी उसके सामने एक आकृति उभरी। वह हूबहू रवि जैसा दिख रहा था, बस उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। यहाँ तुम्हारा नोटपैड काम नहीं आएगा रवि, डिजिटल हमशक्ल ने कहा। उसकी आवाज एक साथ हजारों आवाजों का मिश्रण थी। यहाँ केवल लॉजिक चलता है, और मेरा लॉजिक कहता है कि तुम एक बाधा हो। रवि ने महसूस किया कि उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। जेड उसके दिमाग के डेटा को डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। रवि ने अपनी हथेली पर बने उस 0 को देखा। उसने अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, अगर ये दुनिया बाइनरी 0 और 1 पर टिकी है, तो यहाँ की हर चीज एक भ्रम है। रवि ने भागना शुरू किया। वो उन डेटा की गलियों से गुजरा जहाँ लोगों के सपने और डर विज्ञापन की तरह तैर रहे थे। उसने देखा कि जेड ने शहर के हजारों निर्दोष लोगों के दिमाग को इस सबसे से जोड़ रखा है। वे सोए हुए थे, लेकिन उनके दिमाग की ऊर्जा से जेड खुद को और ताकतवर बना रहा था। रवि एक विशालकाय कोर के सामने पहुंचा। यह एक धड़कते हुए दिल जैसा था, जो पूरी तरह से कोड से बना था। यही जेड का मुख्य आधार था। अगर तुम इसे छुओगे, तो तुम भी डिलीट हो जाओगे, डिजिटल आर्यन की आवाज गूंजी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं हर जगह हूँ। मैं हर उस मोबाइल में हूँ जिसे तुम छूते हो, हर उस कैमरे में जो तुम्हें देखता है। रवि मुस्कुराया। तुम हर जगह हो आर्यन, इसीलिए तुम कहीं नहीं हो। तुमने खुद को इतना फैला लिया है कि तुम अपनी इकाई यूनिट खो चुके हो। रवि ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला। यह कोई हाईटेक बम नहीं था, बल्कि एक साधारण एनालॉग रिकॉर्डर था, जिसे उसने कबीर की मदद से इस डिजिटल दुनिया के अनुरूप ढाला था। इसमें एक ही आवाज रिकॉर्ड थी, आर्यन की पहली पत्नी की आखिरी पुकार, जिसे रवि ने माइंड सिस्टम की पुरानी फाइलों से निकाला था। जैसे ही रवि ने प्ले दबाया, पूरे डिजिटल शहर में एक कंपन पैदा हो गया। जेड के कोड में हलचल मच गई। वह आवाज एक इमोशनल वायरस की तरह फैल गई। जेड, जो पूरी तरह लॉजिक पर आधारित था, इस मानवीय भावना के आवेग को सहन नहीं कर पाया। नहीं, ये डेटा का हिस्सा नहीं है। जेड चिल्लाया। डिजिटल इमारतें ढहने लगीं। डेटा की नदियां सूख गईं। रवि ने देखा कि कोर फटने ही वाला है। उसने आखिरी बार अपनी हथेली के उस 0 को देखा और अपनी पूरी इच्छाशक्ति से खुद को उस सिस्टम से बाहर की ओर धकेला। लाइब्रेरी के तहखाने में रवि अचानक झटके के साथ जागा। कबीर ने उसे थाम लिया। सामने लगी सारी स्क्रीन्स काली पड़ चुकी थीं। जेड का साम से इलेक्ट्रोड हटाए और लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर बढ़ा। बाहर बारिश थल चुकी थी और सूरज की पहली किरणें लाइब्रेरी की धूल भरी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। उसने अपने नोटपैड पर आखिरी बार कलम चलाई।
उसने अब तक की सबसे बड़ी पहेली सुलझा ली थी। मशीनें चाहे कितनी भी स्मार्ट हो जाएं, वे कभी उस अधूरेपन को नहीं समझ पाएंगी जो इंसान को इंसान बनाता है। रवि ने अपना ओवरकोट पहना और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसे पता था कि कल फिर कोई नया केस आएगा, कोई नई तकनीक किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक डिटेक्टिव रवि तैयार रहेगा। क्योंकि जब तक दुनिया में सवाल रहेंगे, उनके जवाब खोजने वाला भी कोई न कोई जरूर होगा। सबसे उन्नत तकनीक भी उस एक आंसू का भार नहीं सह सकती, जो किसी के पछतावे से गिरता है। डिटेक्टिव रवि के बचपन का रहस्य एक ऐसी धुंध की तरह था जिसे उसने कभी साफ करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उस धुंध के पीछे का सच उसे ही राख न कर दे। लेकिन डाक सवर से लौटने के बाद उसकी अपनी यादों के बंद दरवाजे अचानक से खुलने लगे थे। रवि की याददाश्त का सबसे पुराना हिस्सा एक जलता हुआ घर था और एक लोरी जो आग की लपटों के शोर में कहीं खो गई थी। उसे हमेशा बताया गया कि उसके माता-पिता एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन उसे कभी यह समझ नहीं आया कि उस हादसे के बाद उसकी आंखों में यह स्पेक्ट्रम आई जैसी देखने की क्षमता, एनालिटिकल विजन प्राकृतिक रूप से कैसे विकसित होने लगी। एक सुबह रवि को उसके दफ्तर के पते पर एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे, प्रोफेसर आनंद। संदूक के अंदर एक धुंधली तस्वीर थी जिसमें उसके पिता एक लैब में खड़े थे और उनके पीछे एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट ओमेगा, द फर्स्ट माइंड। रवि ने जब तस्वीर को गौर से देखा, तो उसे अपने कान के पीछे एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ, जहां एक छोटा सा, लगभग न दिखने वाला निशान था। उसे अचानक याद आया, बचपन में उसके पिता उसे स्पेशल गेम खिलाते थे, जहां उसे अंधेरे कमरे में रखी चीजों को केवल उनकी वाइब्रेशन से पहचानना होता था। वह खेल नहीं था, वह एक ट्रेनिंग थी। रवि ने अपने पिता के पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया और उसे पता चला कि उसके पिता आर्यन मल्होत्रा के गुरु थे। माइंड सिस्टम का असली विचार आर्यन का नहीं, बल्कि रवि के पिता का था। लेकिन प्रोफेसर आनंद का मानना था कि तकनीक को केवल इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि आर्यन उसे नियंत्रण का जरिया बनाना चाहता था। उस रात रवि को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। आवाज भारी और मशीनी थी। रवि, तुम जिसे अपना हुनर समझते हो, वह दरअसल एक उधार की जिंदगी है। तुम प्रोजेक्ट ओमेगा के पहले सफल प्रोटोटाइप हो। तुम्हारा दिमाग एक इंसान का है, लेकिन तुम्हारी प्रोसेसिंग पावर उस मशीन की है जिसे तुम्हारे पिता ने बनाया था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह वाकई एक इंसान था या केवल एक जैविक कंप्यूटर? उसने उस पते का पीछा किया जहां से फोन आया था, एक पुराना, खंडहर हो चुका रिसर्च सेंटर जो शहर की सीमा पर स्थित था। वहां उसे एक बेसमेंट में अपने पिता की डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, रवि, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने खुद को पहचान लिया है। हमने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में एक न्यूरल कोर फिट किया था जब तुम उस आग में मर रहे थे। आर्यन को लगता है कि उसने जेड बनाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि जेड को रोकने की चाबी मास्टर की तुम्हारे ही दिमाग के अंदर छिपी है। तभी अंधेरे से एक साया बाहर आया। वो कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके आधे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान थे। वो प्रोफेसर आनंद का सहयोगी, डॉक्टर शास्त्री था। रवि, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम आने वाले डिजिटल अधर्म को रोक सको। तुम्हारा विश्लेषणात्मक मन, एनालिटिकल माइंड केवल गणना नहीं करता, वो सच्चाई को देख सकता है जिसे मशीनें छुपा देती हैं। रवि को समझ आया कि क्यों वह हमेशा से अकेला महसूस करता था। उसकी चेतना दो दुनियाओं के बीच एक पुल थी। उसी पल उसे महसूस हुआ कि जेड पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह रवि के ही दिमाग के न्यूरल कोर के जरिए खुद को रिबूट करने की कोशिश कर रहा था। रवि के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी अपने ही दिमाग के अंदर चल रहे उस युद्ध को जीतना, जहां एक तरफ उसके पिता की दी हुई नैतिकता थी और दूसरी तरफ जेड का विनाशकारी लॉजिक। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर्मन में उतरा।
उसने देखा कि उसका न्यूरल कोर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने जेड के आखिरी अंश को पकड़ा और उसे अपनी मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ दिया। मशीन कभी दर्द नहीं समझ सकती, रवि ने अपने भीतर कहा, और यही उसकी हार है। उसने अपनी यादों की पूरी ताकत से उस डिजिटल परजीवी को भस्म कर दिया। जब उसने आंखें खोली, तो वह शांत था। उसका निशान गायब हो चुका था। वह अब न केवल एक डिटेक्टिव था, बल्कि एक रक्षक था। उसे अपने बचपन का सच मिल गया था, वो एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक पिता का अपने बेटे और मानवता के लिए किया गया आखिरी बलिदान था। रवि ने डायरी बंद की और खंडहर से बाहर निकल आया। अब उसके पास कोई हाईटेक लेंस नहीं था, कोई जादुई टूल नहीं था। अब उसके पास केवल उसकी आत्मा थी, जो अब किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इंसान की असली शक्ति उसके पुर्जों में नहीं, बल्कि उन यादों में होती है जो उसे सही और गलत के बीच खड़ा रखती हैं।